महफिल महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। ला 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 ला। ऑन है, लाइव है। अनिरुद्ध बस पानी के लिए बोल देना प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहले बेटा एक बारी मुझे ये बता दो, एक बारी ये बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज का डेट क्या है? आज का डेट है 19th ऑफ दिसंबर, 19th ऑफ दिसंबर 2025। मैंने फाइनली जो लास्ट लेक्चर था उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिख के लेके आई हूं, पता है। आई एम गुड, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाउ आर यू ऑल? यस एवरीबॉडी। अनिरुद्ध तू क्यों मुस्कुरा रहा है इतना? मुस्कुराइए, आज समाप्ति मैम की क्लास में है। मुस्कुराइए। चलिए, इनफिडेलिटी आज का टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चे स्पेलिंग लिखते हैं ना, मैम इज अ सैवेज, ये वाला मैं कभी नहीं भूलती। मैम इज अ सैवेज करके इंस्टाग्राम पे टैग करते हैं। मैम मुझे एक डाउट आ रहा है, प्लीज क्लियर कर दीजिए, ठीक है। यस एवरीबॉडी, स्लाइड मैप तो ऑन है ना यार? हाँ चलिए यार, स्लाइड मैप बच्चे लिख रहे हैं, स्लाइड मैप दोबारा से करना पड़ेगा। आजा दोबारा से कर दे, आजा, कोई बात नहीं, तब तक मैं रिवीजन करा दूंगी। हाँ तो बेटा इसी बात के साथ में ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन, यानी कि हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, यही लिख देते हैं, है ना। हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं फटाफट से बेटा, क्विक रिवीजन लास्ट क्लास का, और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक क्या कर दूं? व्हाट्सएप नहीं हटाए क्या? तो फिर कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई चिल, आजा आजा आजा, शर्मा क्यों रहे इतना? शर्माने वाली क्या बात है? अरे चिल है। चैट्स दिखा दे बस मुझे, चैट्स के लिए वहां जाना पड़ेगा ना। हाँ तो करते हैं बेटा क्विक रिवीजन। देखो किसी को भी स्क्रीन के आगे आने से पहले वो शर्म आ रही होती है कि हाय राम फेस रिवील हो जाएगा हमारा, है ना। तो गाइज अब हम अनिरुद्ध के साथ, अनिरुद्ध ने लगाना भूल गया थे, दोबारा लगाना पड़ रहा है। अपडेट हुआ था ना, वो वाला नहीं लगा। अच्छा, दिस इज योर फेस रिवील। देखिए बैक रिवील हो चुका है और फेस रिवील भी हो गया है। अनिरुद्ध कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेगा? क्यों? इधर तो आ, हाय तो बोल दे बच्चों को, हाय तो बोल दे। हेलो हेलो। घबरा रहा है थोड़ा सा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध इज वेरी वेरी सिंसियर एंड वेरी डेडिकेटेड, बहुत बढ़िया काम करता है ना। 500 रुपए पेटीएम कर देना। कह रहा वो तो आपको पता है। चलिए यस एवरीबॉडी, शुरू करने जा रहे हैं गाइस। बढ़िया, अच्छा काम करता है और बहुत सिंसियर है, बहुत बढ़िया काम करता है, ये मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हें भी उतना ही सिंसियर बनना चाहिए। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं गाइस आज का समाप्ति एक्सप्रेस। अब करें चलिए। तो समाप्ति एक्सप्रेस में और बैठ के पढ़ भी रहा होता है। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं समाप्ति एक्सप्रेस। यस एवरीबॉडी। हाँ अनिरुद्ध कह रहे भैया इज क्यूट, भैया क्यूट है। और तुम बेटा, तुम भी बन जाओ, थोड़े से पढ़ाई लिखाई कर लो। हाँ चलो सुनो अब भाई, समाप्ति एक्सप्रेस करते। चैट्स ऑफ नहीं करूंगी तो तुम बेटा बकवास ही करते रहोगे नालायकों।
तो हमने कल की क्लास में बेटा पढ़ा अबाउट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस नहीं पढ़ा था। आई थिंक हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी तो नहीं पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था बेटा? एमटीपी। आई थिंक हमने स्टेरिलाइजेशन टेक्निक पढ़ी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, एमटीपी एंड एसटीडी, राइट। तो हमने बेटा जब पढ़ा अबाउट सर्जिकल मेथड, वो कपल्स यूजुअली तब अपनाते हैं जब उनको दे डोंट वांट एनी मोर प्रेगनेंसीज। तो एज अ टर्मिनल मेथड बेटा अपनाया जाता है सर्जिकल मेथड। फीमेल्स में किया जाता है उसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, मेल्स में किया जाता है उसे वैसेक्टोमी बोला जाता है। थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, एक छोटा कट स्क्रोटम के थ्रू लगाते हैं, वैस डिफरेंस का छोटा पार्ट रिमूव करते हैं एंड उसको टाई अप कर देते हैं। सेम चीज जब आप फैलोपियन ट्यूब के साथ करो, छोटा पार्ट कट करो, रिमूव कर दो और टाई कर दो, तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगेन दोनों केसेस में आपने बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट को ब्लॉक किया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी बेटा, है ना। तो दिस इज हाउ द टर्मिनल मेथड्स वर्क। इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है और इसीलिए वो फाइनल मेथड होता है जब किसी को एनी मोर प्रेगनेंसी, दे डोंट वांट फर्दर प्रेगनेंसी। अभी भी स्लाइड मैप नहीं है क्या यार? अभी भी स्लाइड मैप नहीं आ रहा है क्या अनिरुद्ध? अभी तो आ रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, रिवीजन करा लेने दो पहले एक बार मुझे बात। तो तब बेटा वो यूजुअली सर्जिकल मेथड अपनाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या बोला? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, वॉलंटरी अबॉर्शंस, अपनी इच्छा से किए हुए अबॉर्शंस कहलाते हैं एमटीपी। वर्ल्ड वाइड 45 से 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड बेटा worldwide in a single year, which is approximately 1/5 of the total conceived pregnancy। 1/5 को तो अबॉर्ट कर दिया, जो एक तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा था। बट क्या इसका पर्पस बेटा पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था? आंसर इज नो। द पर्पस वाज टू get rid of unwanted pregnancies which may be due to rape cases, casual unprotected sexual intercourse, or maybe some couple used beta contraceptive but it failed। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन ग्राउंड बेसिस और भी रीजंस होते हैं जब बेटा वॉलंटरी अबॉर्शंस किए जाते हैं। हर देश में इस पर डिबेट है, अलग अलग लॉज हैं, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। इंडिया बेटा लीगलाइज्ड एमटीपी इन द ईयर 1971, ये याद रखना है, विद सम स्ट्रिक्ट बेटा रूल्स। फिर हमने बोला यूजुअली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बट टाइम टू टाइम लॉ में मॉडिफिकेशन होती रहती है। हमने 2017 के लॉ के अकॉर्डिंग बेटा पढ़ा कि अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी है तो भी बेटा एमटीपी कर सकते हैं, और 12 से लेके 24 वीक तक की बेटा अगर प्रेगनेंसी है तो भी एमटीपी कर सकते हैं, बट विद सर्टेन ग्राउंड बेसिस। तो बोला अगर 12 वीक तक की प्रेगनेंसी अंडर वन मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइजरी पे कर सकते हैं एमटीपी, एंड अगर 12 से 24 वीक की तक की है तो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट फॉर्म कॉमन ओपिनियन इन गुड फेथ, देन एमटीपी कैन बी परफॉर्म। क्योंकि कुछ चीजें बेटा हो सकता है, कुछ एबनॉर्मैलिटीज हो सकता है 12 से 24 वीक के दौरान पता चल रही थी, ठीक है। लेकिन दोनों का ग्राउंड बेसिस है कि भैया ऐसी प्रेगनेंसीज को अगर कंटिन्यू करेंगे हेल्थ रिस्क हो सकता है, लाइफ रिस्क हो सकती है मदर के लिए, फिजिकल मेंटल बेटा कुछ इश्यूज हो सकते हैं फॉर बोथ द बेबी एज वेल एज मदर, थैंक यू भैया, और द चाइल्ड इफ इट वॉज बॉर्न बेटा वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। दैट इज द ग्राउंड बेसिस फॉर बोथ, ठीक है ना। ये दोनों के लिए बेटा ग्राउंड बेसिस की तरह, ग्राउंड बेसिस मतलब ये सर्टेन बेटा रूल्स है जिस आधार पर ही एमटीपी परफॉर्म किया जाना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। फिर हमने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसे हम वेनीरियल डिजीजेस भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। ऐसे बेटा प्रॉब्लम्स, ऐसी इन्फेक्शंस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन से फैल रही है। हमने कुछ बैक्टीरियल, कुछ वायरल, कुछ प्रोटोजोअल बेटा ऐसे इन्फेक्शंस पढ़े जिन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां इनमें से है बेटा जो कि ना ही केवल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बट इट ऑल्सो बेटा स्प्रेड्स वाया इन्फेक्टेड बेटा नीडल्स, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम मदर टू द बेबी, अगर मदर को है, जिसमें हमने पढ़ा HIV एड्स के बारे में, हमने पढ़ा हेपेटाइटिस बी के बारे में। फिर हमने बोला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस प्रिवेंट कर लो तो बहुत बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा कई बीमारियां इनमें से ऐसी है जो क्योरेबल नहीं है, और जो क्योरेबल नहीं है उसमें हमने पढ़ा जो HH वाली है, जिसमें हमने पढ़ा जेनाइटल हर्पीस, हमने पढ़ा HIV एड्स, हमने पढ़ा हेपेटाइटिस बी। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। किसी को कोई दुखद समस्या तो नहीं। 15 से 24 साल वाले जो एज ग्रुप होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं। वैसे सबको हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है,
But this age group is most prone to बेटा STD और STI और venereal diseases और reproductive tract infections. देखो यूजुअली जो इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स होते हैं ना बेटा, इनिशियल सिम्टम्स ना बहुत माइनर होते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए बंदा समझ नहीं पाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो लेटर स्टेज पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है. इनिशियल सिम्टम्स आर लाइक क्वाइट माइनर, फीमेल्स आर ऑफन एसिम्टोमेटिक, इचिंग हो रही है, जेनाइटल रीजन्स में स्वेलिंग आ जाना, इचिंग होना, रेडनेस होना, पेन होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये बड़े इनिशियल सिम्टम्स है. लेटर ऑन इफ बेटा अर्ली स्टेज पे डायग्नोसिस नहीं हुई, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो इट माइट लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ठीक है ना. प्रिवेंशन करना है तो अवॉइड मल्टीपल और अननोन सेक्सुअल पार्टनर, यूज ऑफ कॉन्डोम्स, एंड इन केस बेटा देयर इज सम स्लाइट डिस्कम्फर्ट या कुछ फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है, तो वन मस्ट नॉट गो टू अ फ्रेंड, नॉट गो टू चैट जीपीटी एंड नॉट गो टू गूगल. गूगल करोगे ना तो तुम्हें बताएंगे सुबह से लेके शाम तक जितनी भी चीजें तुम कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, सबसे मौत हो सकती है गाइज. जो भी तुम दिन भर में कर रहे हो, एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग विल लीड टू कैंसर. गूगल विल टेल यू दैट. ठीक है. तो go to a certified beta doctor and then get treated. Yes everybody, done and everybody give me a thumbs up. AIDS का फुल फॉर्म क्या है? राजन बेटा ऐसी पिटाई लगेगी ना यहाँ पे, लिखा नहीं था कल. चलो yes everybody, क्या हम शुरू कर सकते हैं? पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, कल की क्लास में लिखा नहीं था हमने. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बेटा कैसी बातें करते हो, ये गलत बात है, इसमें बेटा डांट पड़ेगी आपको. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बेटा, अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, और हम इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. इनफर्टिलिटी के साथ साथ में हम बेटा पीवाईक्यूज भी करेंगे, एंड अगर हमें समय अलाउ करेगा तो हम बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का भी थोड़ा सा वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. अगर नहीं लिखा था तो थोड़ा सा बेटा, अगर देखो एड्स तुम्हारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वैसे तो बचपन में हम कहीं ना कहीं से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मैंने कल तुम्हें बताया था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इस चैप्टर को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो वहां खोल के भी एक बार बेटा एफर्ट्स करके देख सकते थे, इनकेस मान लो तुम्हें नहीं मालूम था, बट तुम कहां बेटा एफर्ट्स करने वाले हो. अब मुझे एक बार फाइनली ये बता दो कि मुझे तो, क्योंकि यहाँ पे बेटा इनेबल डाउट, इनेबल सब कुछ दिख रहा है, स्लाइड मैप दिख रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, एक बार आप अपनी तरफ से बेटा मुझे थम्स अप दे देंगे तो चैट्स ऑफ करूंगी. इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वी विल गेट स्टार्टेड. अनिल तो मुझे चैट्स तो दिखा दे एक बारी. Let's get started with beta the topic of infertility. Infertility. Yes everybody. कहां गया? चैट्स कहां है? चैट्स नो स्लाइड, अभी भी नहीं दिख रहा यार. वापस एक बारी चेक कर ले, फटाफट से वापस एक बारी चेक कर ले. एसिम्टोमेटिक, ए का मतलब एब्सेंस, सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स, तो यूजुअली सिम्टम्स नहीं आते बहुत इजीली, दैट इज एसिम्टोमेटिक. ठीक है बेटा, एक बारी चेक करा ले रहे, फिर स्टार्ट कर रहे हैं. देखो 120 वाली लगा. एक बारी कोई बात नहीं, दोबारा से एक बारी ट्राई कर लेते हैं. किनी 2.0 2026 जूलॉजी. हाँ अब एक बारी देखते हैं यार, एक बारी अब बताना बेटा. अब आया, अब आ रहा है क्या? अनुरुद्ध मुझे चैट्स भी दिखाना. अभी भी नहीं आ रहा. अब बेटा आप ही के सामने किया है, पता नहीं क्या दिक्कत है, आई डोंट नो. तो अनिरुद्ध क्या करना है अभी? यार बेटा देखो, अभी फिलहाल तो मेरे को क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी ना, क्लास तो करेंगे. अब बेटा आप कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं, जाने देते हैं वरना, है ना बेटा. लीव इट. यस थैंक्स, जस्ट लीव इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास ना. इसे आप साथ साथ में करो ना यार, है ना. इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में मैंने कल की क्लास में बेटा आपको ऑलरेडी डिफरेंस भी बताया था. तो हम स्टेराइल वर्ड यूजुअली यूज करते हैं फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट कंसीव एट ऑल, प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है. इनफर्टिलिटी का बेटा केस होता है as per NCERT की definition that couple is trying to get pregnant and they are trying to get pregnant, they are having sexual intercourse for unprotected sexual intercourse for like 2 years and still they are unable to conceive. कि try कर रहे हैं unprotected sexual intercourse for like 2 years, they are trying to conceive
बट अब 2 साल तक ट्राई करने के बाद भी बेटा अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इनफर्टिलिटी का केस होता है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, एक केस होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी का, एक केस होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस होता है फॉर दोज कपल्स जिन्होंने अभी तक कभी कंसीव नहीं किया है, वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी का केस है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है कि पहले उस कपल ने कंसीव किया है बट अब जब अगला बेबी करना है तो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस। सो देयर इज अ केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, देयर इज अ केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। समझ में आ गई ये वाली बात। दूसरी बात बेटा, जब भी इनफर्टिलिटी का केस होता है, जब भी आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, कि जब हम कहते हैं कि बच्चा नहीं हो पा रहा है, कपल्स को बच्चा नहीं हो रहा है, तो हमारी सोसाइटीज में यूजुअली इसका ब्लेम किस पर डाला जाता है? फीमेल। और आपने बांझ वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, ये तो बांझ है ना, सुना है ना आप लोगों ने, कि इसी में जरूर प्रॉब्लम होगी, यही हमें बच्चा नहीं दे पा रही है, इसी में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम होगी। बट मोर ऑफन देन नॉट males are problematic, not males are of course problematic, but I mean you get the context, ठीक है? इसको मत कट कर दो, मैम बड़ी आई, वो क्या बोलते हैं उसको, anyway कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर दो यार, anyway leave it। तो बोला कि भाई और genuinely problem can be associated with the male also, problems can be associated with the female also, female can also be बेटा infertile, male can also be infertile, दोनों में infertility के issues हो सकते हैं बेटा। मेल्स में भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं फीमेल, जैसे कि क्या क्या कारण है, अब एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ बेटा, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं भाई। मेल में ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, मान लो स्पर्म काउंट कम है, इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। मेल में बेटा क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो गई, इरेक्शन में प्रॉब्लम है, नेचुरली फीमेल को इंसेमिनेट वो नहीं कर पा रहा है, तो भी मेल बेटा हो सकता है इनफर्टाइल हो। मेल में बेटा जब हम स्पर्म्स की बात करते हैं ना, तो वैसे आपके एनसीईआरटी में ज्यादा दिया नहीं है, बट एक जगह पे एक पॉइंट दिया हुआ था कि जब एक इजैक्यूलेशन होती है उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकले, जिसमें से हमने बोला था फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 60% शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड आउट ऑफ दैट 40% शुड शो विगरस मोटिलिटी। यानी कि वहां से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, यानी कि अगर फर्टाइल इंडिविजुअल है तो ये वाला सिचुएशन होना चाहिए, यानी कि अगर शेप एंड साइज में भी स्पर्म की प्रॉब्लम होती है या स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो भी वो एक इनफर्टिलिटी का केस बन सकता है। सो ऑल दीज बेटा प्रॉब्लम्स कैन बी एसोसिएटेड विद इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल्स। यस, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है, हो सकता है बेटा फीमेल में एंडोमेट्रियम की प्रॉपर थिकनिंग नहीं हो पा रही है तो सपोर्ट नहीं कर पाएगी वो प्रेगनेंसी को। मान लो कि बेटा ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, या ओव्यूलेशन हुआ तो फैलोपियन ट्यूब जो है, फिम्ब्रिये जो है, वो कलेक्ट नहीं कर पा रही है बेटा उस ओवा को, तो भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, तो भी इनफर्टिलिटी का केस हो सकता है। मेनी रीजंस कैन बेटा लीड टू इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल। क्या ये कहानी सारी एनसीईआरटी की है? तो नहीं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट कुछ तो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हमें पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। एनसीईआरटी में डायरेक्टली जंप करके दे दिया है अबाउट बेटा द टेक्निक्स जिनकी मदद से बेटा हम ऐसे इनफर्टाइल कपल की हेल्प कर सकते हैं। नाउअडेज तो बेटा यू ऑल आर ऑलरेडी, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ। पहले तो बेटा ऐसे लगता था जब हम आईवीएफ की बात करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन रहा है क्या, तो लगता था नकली बच्चा है भाई, नकली बच्चा नहीं है, बस असिस्टेड बच्चा है। असिस्टेड बच्चा का मतलब जो चीज नेचुरली हो रही है अब वो असिस्टेड हो रही है, मतलब कि हम उसे असिस्ट करके करवा रहे हैं, असिस्टेड आर्ट बोलते हैं। तो एनसीईआरटी ने तो डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट आर्ट की बात कर दी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट एक्चुअल में, आर्ट एक्चुअल में तो एक आर्ट ही है कि असिस्टेड है, बेसिकली जो चीज नेचुरली हो रही है अब हम लैब में उसे करवा सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट इज ऑल दोस टेक्नोलॉजीज जिसकी मदद से हम इनफर्टाइल कपल की हेल्प कर सकते हैं। यही हमें पढ़ना है। फटाफट से बेटा लिखना स्टार्ट करते हैं जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई, ठीक है ना। इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है बेटा, और फटाफट से हाथ चलाना कि इट इज डिफाइंड एज अ केस, इट इज डिफाइंड एज अ केस where a couple
टेढ़ा लिख रही हूं ना, केस वेयर अ couple is trying to conceive for 2 years, having unprotected sexual intercourse and is still unable to conceive. तो ये केस होती है इनफर्टिलिटी की। बेटा मैं एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं कर रही हूं, मैं डायरेक्टली आपको ना वो पॉइंट्स लिखवा दे रही हूं, बेसिक पॉइंट्स है, ठीक है ना। प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड बेटा दूसरा केस है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इन प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी is where a couple has never conceived so far, जिन्होंने अभी तक एक बार भी कंसीव नहीं किया बेटा, कंसीव्ड। बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इज यूज्ड फॉर वेयर अ कपल हैज previously conceived but unable to do so now। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सारी चीजें हमने एक्सप्लेन की है। फटाफट से बेटा लिखना, तो फटाफट से लिखना, ठीक है। फिर हम वही लिखेंगे बेटा, मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी बेटा, वो तो हमारा मानो या ना मानो, ठीक है। और बेटा ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि इट्स वेरी इजीएस्ट इज टू ब्लेम अ फीमेल फॉर एवरीथिंग। और ये फैक्ट्स है, मतलब आई ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट बोथ ऑल द जेंडर्स बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, है ना। सब एक बराबर हैं, सब मतलब जनरलाइज हम नहीं कर सकते। जब भी हम किसी मेल के बारे में, जब मैं भी किसी मेल के बारे में कुछ बोल रही होती हूँ तो मैं जनरलाइज नहीं कर सकती कि सारे मेल्स एक जैसे होते हैं, या हम जब किसी फीमेल के बारे में बोल रहे हैं तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सारी फीमेल्स एक जैसी होती है। बट बेटा ये फैक्ट है कि फीमेल्स आर द इजीएस्ट टू टारगेट एंड इजीएस्ट टू ब्लेम, इजीएस्ट टू जज। सबसे आसान काम होता है, आपको इंटरनेट से पता चल जाएगा कि सबसे इजीली, है ना। बट देन देयर आर बेटा सर्टेन मेल्स जिनको आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यू नो दिस इज हाउ अ मैन शुड बी, और सेम गोज फॉर ऑल द जेंडर्स, है ना। बट नॉट ऑल द मेन, बट सो मेनी टाइम्स इट्स अ मैन। चलिए, इनफर्टिलिटी वाला केस हो गया। फिर हम बोलते हैं बेटा दोनों इनफर्टाइल हो सकते हैं। कुछ केसेस लिख देते हैं बेटा कि both male and female can be infertile बेटा, both male and female can be infertile ना, both male and female can be infertile। तो मैं जैसे बेटा बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लिखना है। मेल के केस में हम लिख सकते हैं, मान लो बेटा ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है। ओलिगो मतलब बेटा फ्यू, स्पर्मिया मतलब स्पर्म काउंट, फ्यू स्पर्म काउंट, है ना। फिर मैं कह रही हूं बेटा हो सकता है एबनॉर्मल शेप, साइज, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ये भी सिचुएशन हो सकती है मैम।
बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इरेक्शन अगर नहीं हो रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, तो बेटा नेचुरली वो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, है ना, नेचुरली वो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा। सेम बेटा फीमेल्स कैन बी इनफर्टाइल, तो फीमेल्स के केस में हम लिख ले रहे हैं, मान लो नो ओवम प्रोड्यूस्ड, या मान लो ओवम तो प्रोड्यूस हो रहा है बट फिम्ब्रिये उसे कलेक्ट नहीं कर पा रही है, इनएबिलिटी ऑफ फिम्ब्रिये टू कलेक्ट द ओवम, या फिर बेटा यूट्रस के एंडोमेट्रियम सूटेबल ही नहीं हो रही है, एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, सपोर्ट नहीं कर रही है प्रेगनेंसी को। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बेटा विच कैन मेक अ फीमेल इनफर्टाइल, बट द गुड पार्ट इज these couples can be helped with the help of ART, assisted reproductive technologies। और आज के टाइम पे लोग इस पे बात भी करते हैं। ये तो बेटा सब कुछ सोशल स्टिग्मा है, और इसलिए तो बेटा ये एजुकेशन देना जरूरी है लोगों को, ये एजुकेशन आप लोगों को देना जरूरी है, लोगों को देना जरूरी है कि भाई इट्स नॉट नकली बच्चा, इट्स जस्ट असिस्टेड, कि जो चीज नेचुरली हो रही है वो असिस्टेड वे में हो रही है। और आप सोच के देखो बेटा, इट्स लाइक अभी मैं आपको कितनी सारी टेक्निक्स पढ़ाऊंगी, तो बहुत सारे लोग कपल्स के लिए ये ब्लेसिंग है भाई, है ना। और आज के टाइम पे मैं अगर मैं आपको सच बताऊं, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज अ बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक है, और एक सर्टेन एज तक द क्वालिटी ऑफ फॉलिकल्स, द क्वालिटी ऑफ एग इन केस ऑफ फीमेल डिक्लाइन करती है। बट आज के टाइम पे बेटा ऐसी बहुत, बट दैट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया ना, वो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी के बच्चे पैदा करने का, कि यार बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 कर रहा है इसलिए बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, इसलिए शादी कर लेनी चाहिए, बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, यू नो व्हाटएवर। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक तो है। बट आज के टाइम पे कितनी टेक्निक्स है बेटा, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर ऑफ नॉट, एग फ्रीजिंग करा सकते हैं फॉर ऑल द फीमेल्स, कि जो एग्स हैं बेटा वो फ्रीज कराए जा सकते हैं, एंड टू जस्ट नॉट हैव दैट मेंटल प्रेशर। एग्स फ्रीज करा लो, और एग्स फ्रीज कराने के बाद दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, एग्स फ्रीज करा लो, एंड व्हेन द इंडिविजुअल इज रेडी, एंड उसको सोचना नहीं पड़ेगा ना कि यार अभी मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक अलाउ नहीं कर रहा है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी एग्स फ्रीज्ड हैं। दूसरी बात, ये वाली टेक्निक, क्योंकि लेटर स्टेजेस पे प्रेगनेंसी होना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यंग एज में इट इज कंपेरेटिवली इजियर to get pregnant, but later on it gets comparatively difficult, but then you have these techniques यार, these techniques are there to help the couple, तो you know इसीलिए पता होना चाहिए। बट ऑब्वियस सी बात है, these techniques are expensive। इंडिया में सेंटर्स हैं, IVF सेंटर्स हैं, बट ये एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं है बट हैं, एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बट एटलीस्ट बेटा अवेलेबिलिटी है, जो अवेल कर सकते हैं वो ये करते भी हैं अवेल। फिर हम बात करते हैं कि यार मैम ऐसे कपल्स को हमने हेल्प किया विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक्स कॉल्ड आर्ट। तो आर्ट के बारे में हम पहले तो लिखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, assisted reproductive technologies are beta all those techniques that are there to help the infertile couples to conceive, to have a child basically, ठीक है ना, to have a child। तो 8 में हम अब कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ेंगे बेटा, देखो जैसे जैसे बेटा एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे
अलग अलग न्यू बेटा टेक्निक्स आती गई, अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग सोल्यूशन आता गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओवरऑल सारी टेक्नोलॉजीज को हमने 8 बोला। अब 8 में बेटा कुछ टेक्निक्स होती हैं जहां जैसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है जिसे हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इन विट्रो इन वीवो से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे। इन विट्रो का मतलब जिसे हम एक्चुअल में आईवीएफ के नाम से जानते हैं कि बॉडी के बाहर जिन टेक्निक्स में फर्टिलाइजेशन हो रही है उसे इन विट्रो लैब कंडीशंस में हम फर्टिलाइज कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, सारी कंडीशंस वैसी दे रहे हैं जैसी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। और एक होती है जहां हम ऐसी टेक्निक्स कर रहे हैं जिसके तहत बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज इन वीवो टेक्निक्स। तो मैं कह सकती हूं कि मैम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि ये 8 जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला हो सकता है जहां बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, और एक हो सकता है मैम जहां बॉडी के अंदर ही हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे जिसे हम नंबर 2 कह रहे हैं बेटा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मैम पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन outside the body, और यहां हम लिख रहे हैं 40 बोल रही हूं, फर्टिलाइजेशन विद इन दी बॉडी। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो इन वीवो हो गया बेटा, और अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो इन विट्रो हो गया। तो इन विट्रो में मैम हम 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां हम पढ़ेंगे एक टेक्निक बेटा जिसे हम कहते हैं जिफ्ट, फुल फॉर्म आगे ही लिखूंगी, यहां जगह नहीं है ना, खिचड़ी पक जाएगी। और दूसरा मैं पढ़ाऊंगी बेटा ICSI। वैसे यहां पे बता दूं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और इन वीवो फर्टिलाइजेशन में मैं 2 टेक्निक्स पढ़ाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ ना, नंबर 3 नंबर 4 करके लिखूं या क्या करूं, नंबर 1 नंबर 2 लिखती हूँ। इसमें हम एक टेक्निक पढ़ेंगे गिफ्ट, नाम भी गिफ्ट है, और आप इस टेक्निक को देखोगे तो आपको लगेगा कि जिसके लिए किया जाता है उसके लिए ये एज अ गिफ्ट ही है भाई, है ना। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। एंड दूसरा टेक्निक पढ़ोगे AI is very dangerous, but this AI is very helpful बेटा। This is called as artificial insemination। आप इसे डंडन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सारे बच्चों का थम्स अप आ गया, सारे बच्चों ने कर लिया, आगे बढ़े फिर। पक्की बात, वेरी गुड वेरी गुड। 2 टेक्निक्स पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज, सबसे पहले इन विट्रो वाला, तो मैं लिख देती हूँ लैब के बाहर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और सबसे पहले जो टेक्निक्स आई भी थी ना, वो यही वाली टेक्निक आई थी जो मैं भी आपको बताने वाली हूं। नंबर 1 ZIFT। इसके नाम को ध्यान से देखो बेटा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मोस्टली अगर आप इन टेक्निक्स में ना नाम पे ध्यान दोगे तो मोस्टली बहुत इजीली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हम ट्रांसफर किसका कर रहे हैं बेटा, हम जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं। इंट्राफैलोपियन मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। इसको बहुत पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता था कि लोगों को लग रहा था यार टेस्ट ट्यूब में कोई बच्चा बन रहा है, बट एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब नहीं, बेसिकली
होता क्या है, बॉडी के बाहर आप फर्टिलाइजेशन करवाओगे, आईवीएफ टेक्निक्स यू नो, और पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। होता ये है कि किसी, पहले मैं आपको समझाती हूँ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर से तुम्हें समझ में आ रहा है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इससे ये समझ में आ रहा है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई डोनर से, डोनर फीमेल, डोनर मेल, या तो डोनर्स ले लो मेल फीमेल में, और या तो पार्टनर्स ले लो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टनर से ही चाहिए ओवा या स्पर्म, देयर इज अ ऑप्शन ऑफ डोनर ऑल्सो। तो डोनर या पार्टनर मेल से, डोनर या पार्टनर फीमेल से ओवा कलेक्ट किया, स्पर्म कलेक्ट किया, बॉडी के बाहर पेट्री डिश में आपने लैब कंडीशन में, बिल्कुल वैसे सिचुएशन में दोनों का फ्यूजन कराया, आपने जाइगोट बना दिया, जो नेचुरली बेटा बॉडी के अंदर भी होता है। आपने जाइगोट बना दिया, और जाइगोट बनाने के बाद बेटा जो नेचुरली प्रोसेस होता है, क्लीवेज डिवीजन होती है, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, लेट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। डू यू रिमेंबर मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला, लेट मॉर्यूला? डू यू रिमेंबर कि हमने कहा था वो जो लेट मॉर्यूला स्टेज होती है, लेट मॉर्यूला यानी कि 16 सेल स्टेज, वो यूट्रस के कैविटी के अंदर तुम्हें लेट मॉर्यूला स्टेज एंटर होते हुए दिखती है। यहां पे भी वही कहानी है। अगर मैं जिफ्ट कह रही हूं ना बेटा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका ये मतलब है कि जाइगोट बनाने के बाद जो 8 सेल्ड स्टेज है, जिसे मैं अर्ली मॉर्यूला बोल रही हूं, उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना होता है। दैट इज पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, दैट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आप हमेशा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, बट मान लो 8 से ज्यादा वाले स्टेज है, 8 से ज्यादा मतलब 16 हो सकता है, तो 16 को कहां ट्रांसफर करोगे सपोलो? 16 को ट्रांसफर करोगे इनटू द यूटेराइन कैविटी। इसमें भी तुमने पूरा प्रोसेस वही किया, बस स्टेज एक 8 सेल थी, एक 16 वाली थी, 8 वाले को फैलोपियन में ट्रांसफर कर रहे हो, 16 वाले को यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हो। तो वैसे ट्रांसफर के लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। बताओ कितना आसान है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। ये IUI नहीं है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर का मतलब होता है उसी एम्ब्रियो को 16 सेल स्टेज में हम यूटेराइन कैविटी के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बात खत्म, ठीक है। तो दीज वर बेटा पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स। एंड यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, हमने एक डोनर मेल, डोनर या पार्टनर ले लिया, तो कोई कंपल्शन नहीं है। तो सोचो ये भी एक बहुत हेल्पफुल चीज ही हुई ना बेटा आईवीएफ की। फीमेल डोनर या पार्टनर, तो हमने क्या किया मैम, collection of sperm, collection of sperm, collection of ovum, फिर हमने बेटा लैब सिचुएशन में, मान लो पेट्री डिश है, दोनों का फ्यूजन करा दिया। दिखाने के लिए बस बता रही हूं। और आपने क्या किया, इन लैब, इन पेट्री डिश, आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए इन विट्रो, आउटसाइड द बॉडी, फ्यूज्ड टू फॉर्म जाइगोट, फ्यूज्ड टू फॉर्म zygote, fused to form zygote। और फिर आपने क्या किया बेटा, मैं थोड़ा सा ऐसे एरो लगा के लिख रही हूं, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज क्या किया हमने, ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब।
ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब बेटा, ठीक, इसीलिए इसे जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बोला जाता है। इजी पीजी, ओके, आप इसे नोट करो। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के बारे में नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे, इसे डन कर लीजिए। डन हो गया सारे बच्चों का? डन हो गया? तो आपने क्या किया बेटा, आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाई। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आपने बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में उसे ट्रांसफर कर दिया, दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इससे आप ये भी बोल सकते हो कि आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया और फिर आपने बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया, ये भी आप कह सकते हो ना कि आपने क्या किया बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, आईवीएफ तो कराया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। लैब कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करवाई और फिर एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज आपने फैलोपियन में ट्रांसफर किया, इट इज फॉलोड बाय ईटी, ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसे आप नोट कर लीजिए और फिर बेटा हम वो वाली बात लिखते हैं, इफ अप टू नहीं, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज वाला एम्ब्रियो है, इफ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज वाला एम्ब्रियो है सपोलो, तो मैम ऐसी सिचुएशन में हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू द यूटेराइन कैविटी, इनटू द यूटेराइन कैविटी। तो इसको फिर ऐसा एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर आपने किया तो इट इज नोन एज, हाँ एक सेकंड बस रुक दो, आप लगा लेना, फिर एक सेकंड बस टाइम देना। इट इज नोन एज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। आई डोंट थिंक बेटा आपको कोई दुख दर्द या समस्या है, इजी है, क्लियर हो गया है। लगा लीजिए आप प्लीज, जो भी आए थे उनको भेज देना ना प्लीज, जिनको लगाना था। वेरी गुड विभा, विश्वदीपक, रिमझिम, प्रिया, राहुल, हिबा, इकरा, दिलकश, जल्दी, मेरा पेन नहीं चाहिए क्या? क्या कर रहे हो बेटा? एक सेकंड ना, ये ऑफ किया है, टीचर विल बी बैक सून वाला स्लाइड दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकना। ओके शिवम, ओके ललित, क्यों नहीं चल रहा था ये? टीम को रेज करा, उन्होंने चेक करा कि एक बार दोबारा करे, जल्दी कर दो यार। हो गया? अब एक बारी टीचर बैक सून वाला हटा दो बेटा। अब आ रही है स्लाइड मैप तुम लोग के पास? अब स्लाइड मैप तुम लोग के पास आ रही है? ठीक है ना? अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब हम बेटा करते हैं, ठीक है ना? यार मैं कहाँ गायब हो गई भाई, रिलोड कर दो प्लीज। चलो सही है, चैट्स ऑफ कर देती हूँ बेटा, ठीक है यार। बच्चों के वो थम्सअप वाला वो लगा देना वापस से, यस नो वाला, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का पहला टेक्निक, जिसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट था, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया 8 ब्लास्टोमियर वाला, अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो ऑफकोर्स उसे यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, तो ऑफकोर्स उसे यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे।
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इज 16 ब्लास्टोमियर वाला। 8 से ज्यादा का मतलब 16 ही होता है। अब हम बेटा दूसरा टेक्निक पढ़ने वाले हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। जिफ्ट के बाद हम करते हैं बेटा जिसे हम कहते हैं ICSI। ICSI का मतलब होता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है बेटा? पहली बात तो इसके नाम से ये समझ में आ रहा है आपको, पहली बात तो बेटा इसके नाम से ये समझ में आ रहा है कि बॉडी के बाहर, भाई वो यस नो वाला ऑन कर दो यार, क्या कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है बेटा कि हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे क्योंकि हम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन करना यूजिंग अ माइक्रो नीडल, यूजिंग अ माइक्रो इंजेक्शन, हम डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहे हैं इनटू दी ओवम, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जिफ्ट में हम क्या करते हैं, नेचुरली बेटा स्पर्म्स को ओवम से फर्टिलाइज होने देते हैं, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं ना, ओवम के अंदर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने ये दिया नहीं है ये किया क्यों जाता है, लेकिन बेटा ये किया जाता है इन मल्टीपल केसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो नेचुरली वो चीज बेटा नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। ओलिगोस्पर्मिया के केस में भी किया जाता है, बट एनसीईआरटी ने क्योंकि कंडीशंस तो नहीं दे रखी ओलिगोस्पर्मिया या इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के लिए बोला हुआ है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो दिस इज मेनली और यूजुअली डन व्हेन देयर इज अ मोटिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली बेटा हमने क्या किया, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया इनटू द साइटोप्लाज्म। बट कंडीशन तो वही है ना, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हुई तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम यहां पे लिखते हैं यूजिंग अ माइक्रोनीडल और इंजेक्शन, sperm is directly injected into the cytoplasm of the ovum। आप चाहो तो ऐसा डायग्राम भी बना सकते हो कि मान लो भाई पेट्री डिश से बड़ा, अगर मैं पेट्री डिश बनाऊंगी तो ओवम उससे बड़ा बन जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। मान लो ये ओवम है, तो ऐसे दिखाने के लिए जस्ट मैं आपको बता रही हूं। स्पर्म को मान लो डायरेक्टली इंजेक्टेड, ओके, सो यूजिंग अ माइक्रोनीडल स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड, तो बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुई। मैं ब्रैकेट में एक कंडीशन लिख दे रही हूं, मान लो कि इफ देयर इज मोटिलिटी प्रॉब्लम इन द स्पर्म, इवन बेटा इट इज डन इन केस ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, तो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब करेंगे बेटा वो टेक्निक्स जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा रही है। दो टेक्निक्स है उसमें, एक होती है गिफ्ट की टेक्निक, एक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक। बहुत इजी है और आपको नाम से समझ में आएगा कि इसमें बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, नाम से समझ में आएगा। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, पहली बात तो नाम खुद तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जब बेटा फैलोपियन ट्यूब में गैमीट का ट्रांसफर हो रहा है तो आप खुद ही सोच सकते हैं बॉडी के बाहर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही होगी ना बेटा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, है ना। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इज गिफ्ट, बट बात यह है कि कौन सा गैमीट, अब इसमें रटना नहीं है कि कौन सा गैमीट। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब में तुम कौन से गैमीट को ट्रांसफर कर रहे हो, ओवा को ट्रांसफर कर रहे हो।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तुम आर्टिफिशियली फीमेल को इंसेमिनेट करवा रहे हो, तो वहां स्पर्म का ट्रांसफर होता है. गिफ्ट इज एक्चुअली अ गिफ्ट टू अ फीमेल. गिफ्ट इज एक्चुअली अ गिफ्ट टू अ फीमेल जिसकी बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है. तो जिसकी बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है उसको हमने डोनर से ओवम का ट्रांसफर कराया. सो दैट इज व्हाई इट इज गिफ्ट. गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो कलेक्शन ऑफ द ओवा एंड ट्रांसफर ऑफ द ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अ फीमेल. अब वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही फिर फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन का केस है. ठीक है. नो क्यों लिख रहे हो तुम लोग? कुछ बच्चे किस चीज के लिए नो लिख रहे हो यही समझ नहीं आता है. कि नहीं मैम कोई दुखदर्द समस्या नहीं है, इसके लिए नो लिख रहे होगे शायद तुम. ठीक है. तो पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं? पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं? नहीं तो बहुत सारे एक साथ हो जाएगा ना. देखो एनसीईआरटी की रीडिंग एक बारी मेरे साथ करते हैं बेटा, एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग मेरे साथ करते हैं. यस, इनफर्टिलिटी. A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. सही बात है. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. बहुत सारे couples बेटा infertile हो सकते हैं. They are unable to produce children in spite of having unprotected sexual cohabitation for around 2 years. ठीक है, समरी में लिखा होगा. The reasons for this can be many. अच्छा हाँ, ये वाली चीज हम अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं वैसे, बट आप इंक्लूड कर भी लो, कहीं ऊपर लिख लो कि भाई एक मेल फीमेल इनफर्टाइल होने के रीजंस तो मैंने बता दिया कि मेल भी हो सकता है, यही रीजन हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, यही रीजन हो सकते हैं, फिजिकल रीजन भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, कोई मेडिसिन ऐसे यूज कर ली, कोई ड्रग्स ऐसे यूज कर लिए बेटा जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो गया. तो द रीजन इज नॉट ओनली फिजिकल या कंजेनाइटल. तो the reason could be beta physical, the reason could be congenital, the reason could be any use of maybe medicine, the drugs, the reason could be any disease. बेटा sexually transmitted diseases से भी infertility की क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नो क्यों लिख रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? What is the problem? बताओ जल्दी. अरे नो स्लाइड हटाओ यार, स्लाइड को यार. सुबह से स्लाइड ही कर दी है, 5 बार मैंने बेटा बोल दिया. अरे हटा दो ना स्लाइड मैप को. तुम्हें क्यों चाहिए स्लाइड मैप? फिर इरिटेट कर रहे हो तुम लोग. तुम्हारे सामने 3 बार डिस्टर्ब करके क्लास को स्लाइड मैप कराया. तुम्हें क्यों चाहिए स्लाइड मैप यार? एक दिन एडजस्ट कर लो ना यार. नहीं आ रही है, नहीं आ रही है. तुम इतना बेटा टाइप कर रहे हो, तुम क्या पढ़ाई करोगे? तुम टाइप कर रहे हो इतना. हटाओ स्लाइड मैप को. अभी भी नहीं है, हटा दो ना यार. इट्स नॉट अ बिग डील. पढ़ाई करते हैं यार, उसको हटाओ, छोड़ो. इस पॉइंट को बेटा अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. फिजिकल रीजन हो सकता है, कंजेनाइटल रीजन हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई ड्रग्स हो सकता है, कोई इम्यूनोलॉजिकल रीजन होता है, इवन साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, विच इज व्हाई एन इंडिविजुअल कैन बी इनफर्टाइल. ये वाला पॉइंट बेटा प्लीज नोट इट डाउन. आप ऊपर कहीं पे नोट कर लो. ठीक है. फिर हमने क्या बोला? फिर हमने ये बोला इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड. ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी कई बार आता है. फॉर बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. क्या बोला इसमें कि यूजुअली हमारे देश में ब्लेम बिकॉज इट इज इजियर, द इजिएस्ट टू ब्लेम अ फीमेल, बट मोर ऑफ्टन देन नॉट द मेल हैज द प्रॉब्लम. ठीक है. स्पेशल है, पर हम बोलते हैं ना ये तो मर्द है भाई, इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती. एनीवे, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होती हैं जो हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दीज डिसऑर्डर एंड हेल्प दीज कपल्स टू हैव चिल्ड्रन. तो सेंटर्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं ऐसे इनफर्टाइल कपल को टू कंसीव, बिकॉज इट कैन बी बेटा करेक्टेड, दे कैन बी हेल्प्ड. ओके. अब देखो कुछ डिसऑर्डर्स का तो ट्रीटमेंट हो सकता है और ट्रीटमेंट करके हम उनको मतलब हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे वो पैदा कर ले. कि कोई बीमारी ऐसी है जिसका इलाज कर दिया तो अब वो बच्चे कर पा रहे हैं. बट जब बेटा वो इलाज नहीं हो पाया, किसी बंदे को, किसी लड़की को, किसी लड़के को कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिनका करेक्टिव ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया, तो अब ऐसी सिचुएशन में फिर वो बेटा आईवीएफ की तरफ जाते हैं. तो बोला कि however where such corrective या corrections are not possible, the couples are assisted to have children through certain special techniques जिनको commonly बोला जाता है assisted reproductive technologies, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं in vitro fertilization IVF, fertilization outside the body, similar conditions provide करते हैं जैसे कि बॉडी के अंदर होती है, which is followed by embryo transfer. Obviously ultimately फिर ट्रांसफर एम्ब्रियो का करना पड़ेगा.
इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जो मैं जिफ्ट बता रही हूँ बेटा, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर, स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और मेल डोनर कलेक्ट किया जाता है, इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट अंडर बेटा सिमुलेटेड कंडीशंस इन लैब में सेम कंडीशंस दे रहे हैं हम। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर देन ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जिसे जिफ्ट कहते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। एंड एम्ब्रियोज जो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर कहते हैं, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। आईवीएफ टेक्निक, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई। एम्ब्रियोज, अच्छा फिर इसमें सीक्वेंशियली नहीं दिया हुआ, बोला एम्ब्रियो जहां बेटा इन वीवो बनता है, बॉडी के अंदर बनता है, जहां गैमीट का फ्यूजन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, ये भी यूज करते हैं ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए। इट कैन बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अभी हमने इन वीवो पढ़ा नहीं है, अभी बताती हूँ। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जहां दिया, एक बार देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैब। लैब में ही बना रहे हैं, in vitro fertilization in which a sperm is directly injected into the ovum, बस that is बेटा your intracytoplasmic sperm injection। अब हम पढ़ते हैं मैम जो दूसरी कैटेगरी है जहां बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको एक समझा भी चुकी हूं। इन वीवो में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैम गिफ्ट के बारे में। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसे याद भी रहेगा तुम्हें, गिफ्ट एक्चुअल में एक प्रकार का गिफ्ट है उस फीमेल के लिए जो बेटा गैमीट नहीं बना पा रही। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि आपको ये बात समझ आ रही है कि इसकी बॉडी में प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के सारे कंडीशंस है, ये प्रेगनेंसी अपनी बॉडी के अंदर कैरी कर सकती है, बस इसकी बॉडी के अंदर ओवम नहीं बन रहा है, तो बस ओवम इसको ट्रांसफर कर दो भाई। इसकी बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने वाली सारी बेटा कंडीशन, सारी चीजें सपोर्ट कर रही है। द ओनली थिंग दैट शी कैन नॉट प्रोड्यूस इज अ ओवम। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ सरोगेसी। सरोगेसी पे तो मूवीज भी बनी, आपने सुना भी होगा। तो सरोगेसी का केस अलग होता है। सरोगेट मदर जो होती है वो बायोलॉजिकल मदर नहीं है। सरोगेट मदर जो होती है वो किसी और का बच्चा अपनी बॉडी में बस कैरी करती है, दैट इज अ सरोगेट मदर। ये सरोगेट मदर नहीं है भाई, ठीक है ना। तो इसके बॉडी के अंदर हमने गैमीट को ट्रांसफर कर दिया, बस ये गैमीट ही नहीं बना पा रही थी। प्रेगनेंसी ये बेटा सारी क्या बोलते हैं कैरी कर सकती है अपने अंदर, तो ट्रांसफर ऑफ द गैमीट, ठीक है। तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को हम कह रहे हैं मैम ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर एंड into the fallopian tube, of a female who cannot produce one, but can provide all necessary conditions required for pregnancy, और इसीलिए बॉडी के अंदर ही यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। दैट इज गिफ्ट। और जो लास्ट टेक्निक हम पढ़ते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज AI मीन्स होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये यूजुअली किया जाता है उन कपल्स के लिए जहां मेल पार्टनर में ओलिगो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ नीट में, जहां मेल पार्टनर में ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, यानी कि बेटा फ्यू स्पर्म काउंट की कंडीशन है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, नेचुरली फीमेल पार्टनर को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमन कलेक्ट किया जाता है एंड डोनर से कनेक्ट कर लो, पार्टनर से कलेक्ट कर लो एंड देन फीमेल को इंसेमिनेट करते हैं। तो अगर इंसेमिनेशन फ्यू स्पर्म काउंट के केस में भी हुआ, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के केस में भी हुआ, डोनर से कलेक्ट कर लिया सीमन, या हस्बैंड पार्टनर से बेटा कर लिया सीमन कलेक्ट, इट इज आइदर ट्रांसफर्ड इनटू द वेजाइना, तो ये नॉर्मल इंसेमिनेशन जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको आपने बोला। बट अगर यही सीमन को यूट्रस के अंदर बेटा
डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाए तो ऐसी इंसेमिनेशन को बोला जाता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन वेजाइना में भी कर सकते हैं, इंसेमिनेशन यूट्रस के अंदर भी कर सकते हैं। तभी मैंने बोला था, जो मैंने वहां पे पढ़ाया ना बेटा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में मैंने एक पढ़ाया था IUT, उसमें 16 मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को, जहां बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई थी, उस मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को जब आप तुमने यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया तो उसे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोला था, IUT। यहां तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बोल रहे हो या तो वेजाइना में ट्रांसफर कर दो, या तो जब उसे यूट्रस में बेटा ट्रांसफर करते हैं सीमन को तो उसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, IUI बोलते हैं। तो IUI IUT में फर्क होता है, ठीक है। यहां बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, गॉट इट। तो यहां पे हम लिखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, semen is collected from the donor or male partner, usually performed in case of erectile dysfunction मतलब कि होता है inability to inseminate the female naturally due to इरेक्शन प्रॉब्लम, और या फिर बेटा और ओलिगोस्पर्मिया, either transfer into the vagina, या तो वेजाइना में ट्रांसफर किया बेटा, या फिर और into the uterus, जब यूट्रस के अंदर करते हैं तो इसे क्या बोला बेटा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है IUI, ठीक है। दैट्स इट। एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और कुछ जनरल बातें उसको भी एक बारी मैं डिस्कस कर लूंगी और फिर बेटा PYQs डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डन कर लो। सारे बच्चों का नोट हो गया? एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं? नो, कोई बात नहीं, टेक 30 सेकेंड्स मोर, नोट कर लो। मैं साइड में होकर आपको कंक्लूड कर देती हूँ बेटा। देखो, 8 की टेक्निक्स इन विट्रो वाली हो सकती है, इन वीवो वाली हो सकती है। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है इन विट्रो, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो इन वीवो। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो जिफ्ट करवा रहे हो, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स कहते हैं, जहां एक डोनर या पार्टनर मेल और फीमेल से ओवा और स्पर्म लिया, लैब कंडीशंस सिमुलेट बिल्कुल बॉडी के जैसे कंडीशंस क्रिएट करके फर्टिलाइजेशन करवाया। 8 ब्लास्टोमियर है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया, जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। 8 से ज्यादा थे तो यूट्रस में ट्रांसफर करवाया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मोटिलिटी में प्रॉब्लम है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्टली बेटा स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुई। ऑफ कोर्स उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर तो करोगे ही, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन वीवो में 2 कंडीशंस है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, गिफ्ट होगी। वो टेक्निक बेटा जो फीमेल प्रेगनेंसी के सारे कंडीशंस प्रोवाइड कर पा रही है, बस उसकी बॉडी में ओवम नहीं बन रहा है तो ओवम
स्पर्म का ट्रांसफर कर दिया उसकी फैलोपियन ट्यूब में, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगी, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन कपल्स के लिए कहा जहां मेल्स में बेटा इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम है, नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, या ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन है, तो या तो वजाइना में स्पर्म सीमन की ट्रांसफर कर दो, या फिर बेटा डायरेक्टली उसको यूट्रस के अंदर बेटा ट्रांसफर कर दो, जिसे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। दंडना दंडन हो गया होगा। अब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, कुछ जनरल बातें मैं आपको बताती हूँ। और एक क्वेश्चन जिसपे मुझे जेन्युइनली बताओ बहुत बुरा लग रहा था, जो इस साल क्वेश्चन आया था, और बहुत सारे बच्चे उसको करेक्ट भी करके आए थे। एक्चुअल में ज्यादातर बच्चे उसको करेक्ट कर पाए थे क्योंकि अपना ये इस्तेमाल किया था। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आईवीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जनरल क्वेश्चन आया था, और मतलब वो इतना इजी था, अगर उसका फर्स्ट ऑप्शन अगर पढ़ लेते तो वो क्वेश्चन वाज लाइक विद इन फ्यू सेकंड्स, बट सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर लाइक ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो कहीं है ही नहीं। अभी देखोगे, अभी करोगे, देखोगे कि वो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आईवीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन था। अभी मैं रीड अभी करवाऊंगी, तब देखना। पहले एक बारी बेटा ये वाली चीज पढ़ लेते हैं जो बची हुई एनसीईआरटी है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method that is attempted। ठीक है ना, उसके बॉडी के अंदर ओवम को ट्रांसफर किया, गैमीट मतलब ओवम को ट्रांसफर किया। नाउ इनफर्टिलिटी केसेस व्हिच इज ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है या तो लो स्पर्म काउंट है in the ejaculate, it could be corrected by beta artificial insemination। In this technique, semen either collected from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। अगर यूट्रस के अंदर करते हो तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये वाली एनसीईआरटी की रीडिंग मैं हमेशा क्लास में कराती हूँ, एनसीईआरटी तो मैं हमेशा से क्लास में कराती हूँ, ये वाली हम रीड भी करते हैं, वो अलग बात है, बच्चे ध्यान से सुनते नहीं है ना। अभी इसमें देखो कुछ बातें लिखी हुई है जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते बताई भी। Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrumentation। टेक्निक्स बहुत सारी है अपने पास, लेकिन बेटा क्योंकि एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं, स्पेशलाइज्ड बेटा डॉक्टर्स चाहिए, है ना, ऐसे हम किसी से भी तो नहीं, मतलब कोई भी ये टेक्निक्स नहीं कर सकता, तो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू सेंटर्स इन दी कंट्री। सेंटर्स अवेलेबल है पर थोड़े से कम सेंटर्स है अभी फिलहाल के लिए। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने कहा ना बेटा, क्योंकि टेक्निक्स महंगी है, तो महंगी टेक्निक्स है इसीलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ऑब्वियसली इसे। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स ऑल्सो डेटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स। बहुत सारे इमोशनल, बहुत सारे रिलीजियस और बहुत ही ज्यादा सोशल चीजें ऐसी होती है कि नकली बच्चा है ना, तो आपको इतना ज्यादा सुनाया जाता है, क्योंकि लोगों का काम है ताने मारना, तो वो बेटा आपको इतना ज्यादा वो कर देती है कि लोग ये मेथड अपनाने से कतराते हैं बेसिकली। Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of। तो बोला वैसे तो ये टेक्निक्स अच्छी हैं कि यार चलो जिनको अपना बायोलॉजिकल बच्चा चाहिए या जिनको ऐसे बच्चे पैदा करने हैं तो उनके लिए ये हेल्प कर सकता है, बट ऑब्वियसली बेटा इसका एक दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू देखे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे बेटा ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फनेज हैं, जिनके भी माँ बाप नहीं है, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो उनकी एडॉप्शन का रेट कम हो जाता है ऑब्वियसली। हालांकि मतलब ये देखा जाए तो लोग, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आईवीएफ ज्यादा करेंगे तो एडॉप्शन वाली चीजें कम हो जाएगी, विच इज काइंड ऑफ ड्रॉबैक दैट यू सी। Our laws permit legal adoption and it is yet one of the best methods for couples looking for parenthood। तो हमारे देश में बेटा एक ऑप्शन है लीगल अडॉप्शन का, तो अडॉप्शन कर सकते हैं, और ये आज के डेट में भी बहुत एक अच्छा मेथड है फॉर हैविंग चिल्ड्रन। पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली अब हमने, क्या पीवाईक्यूज फटाफट से करें। ठीक है, बहुत आसान आसान टेक्निक्स थी, आई होप आपको एक एक चीज बेटा क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चंस पीवाईक्यू सारे कर ले बेटा फटाफट से, कुछ क्वेश्चंस पोल में भी करेंगे। और आप बेटा पहला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज सुनो, वैसे एक्सपेंसिव टेक्निक्स है, बट अगर आप मतलब ज्यादातर परसेंटेज देखेंगे ना, ज्यादातर परसेंटेज की अगर मैं बात करूंगी तो यूजुअली क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू दीज डेज वांट्स टू वर्क, यू नो, दे वांट टू बिल्ड देयर करियर, तो ज्यादातर वैसे वाले लोगों में क्योंकि वो लेट, दे वांट टू आइदर नॉट गेट मैरिड और नॉट हैव चिल्ड्रन और वांट टू गेट मैरिड रियली लेट,
तो जो अपना करियर बिल्ड करेंगे, आगे जाके कुछ बनाएंगे, जिनके दिमाग में आएगा, उनके पास इतने पैसे कलेक्ट हो जाएंगे कि ये वाली टेक्निक्स कर सके. बट इट्स अ गुड टेक्निक जो मैं एग फ्रीजिंग वाली बात भी कर रही थी टू ऑल द फीमेल्स हु आर देयर इन माई क्लास, है ना. तो एग फ्रीजिंग की टेक्निक इज अ वेरी नाइस टेक्निक, वेरी गुड बेटा प्रोसीजर दैट कैन एक्चुअली सेव अ लॉट ऑफ योर मेंटल प्रेशर कि बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 कर रहा है, बट आप अपना बेटा एग्स फ्रीज करा लो यार, है ना. तो दैट प्रेशर इज नॉट देयर, and that pressure is mostly there on the females because in females only follicles are limited, so the eggs are limited. In males the spermatogenesis still continues. ठीक है मैम, पूल करा दो. चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. ईयर हो सकता है सबका बेटा लिखा नहीं है, मैं एक बारी ईयर भी चेक करती हूँ, लक्ष्य बैच में मैंने कराया है. तो PYQs एक बारी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा. इसके लिए 60 सेकेंड्स टाइम दे देते हैं. क्वेश्चन नंबर, ये 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, दिस इज 2025. चलो, अब ये मत बोलना मैम गलती से गलत टिक हो गया. गलती से तो बेटा गलत ही टिक होता है, गलती से सही कब होता है ये बताओ. मैम गलती से ना मैंने सही कर दिया है आंसर. मैम देख लीजिएगा एक बारी, मैंने गलती से सही मार्क कर दिया है. ये 2025 का है. यही आया है क्या? एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. अब देखो ये ना बेटा कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हमें आपके ना थोड़ी सी आपकी मतलब वैसे सारे क्वेश्चन से आपकी बुद्धि टेस्ट कर रहे होते हैं, बट थोड़ी अवेयरनेस भी चेक कर रहे होते हैं कि भाई तुम कितना बेसिक चीज को कितना सोच पा रहे हो. तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है. बट ये इतना आसान क्वेश्चन था, सच बता रही हूँ कि अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ते तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए. बोला व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन एडॉप्शन ऑफ IVF मेथड. ड्रॉबैक्स क्या है? क्या बेटा ड्रॉबैक में ये जिंदगी में आ सकता है? क्या कोई माँ, क्या कोई कपल बेटा IVF टेक्निक एडॉप्ट करता? अगर अब मैं बोलूँ ना, इसीलिए एग्जाम हॉल में बहुत पेशेंस. अभी जब हमने संवाद भी किया था तो मैंने कहा था कि कई सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं बेटा जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बट बिकॉज वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बिकॉज पेशेंस नहीं होता है, हड़बड़ाहट में वो गलतियां कर देते हैं. ये वैसी एक चीज है कि जबरदस्ती अपने आप को ना पैनिक कर देते हो कि ये तो हमने देखा नहीं है, बट अगर तुमने थोड़ा सा धैर्य से क्वेश्चन पढ़ा होता तो तुम अटेम्प्ट कर लेते. तो कोई भी कपल बेटा ये मेथड्स थोड़ी अपनाता अगर माँ की जान को खतरा होता, हाई फर्टिलिटी रिस्क होता बेटा, हाई फर्टिलिटी रिस्क होता तो IVF क्यों कराया जाता है? ऐसी कोई टेक्निक क्यों आती जिसमें जान को रिस्क होता भाई? तो ये तो है ही नहीं ना ड्रॉबैक. अगर ए नहीं है ड्रॉबैक तो तुम्हें क्लियरली विद इन सेकेंड्स आंसर मिल जाता ऑप्शन 1. यू गेट माई पॉइंट? एग्जाम हॉल में ऐसा हो सकता है बेटा, मैं आपको बता रही हूं, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे बहुत जनरल क्वेश्चंस आए जो उस वक्त तुम्हें लगे, क्योंकि हमें इतनी आदत होती है ना कि NCERT से आ गया, एकदम लाइन टू लाइन कॉपी हो गई है, तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स अगर आ जाते हैं तो हम पैनिक कर जाते हैं. बट ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा पेशेंस रख के अगर रीड करोगे तो शायद वो क्वेश्चंस आपके नॉर्मल क्वेश्चन से, यूजुअल क्वेश्चन से ज्यादा ईजी हो. तो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन रिएजेंट से ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. हस्बैंड वाइफ बेटा नेसेसरी डोनर्स नहीं है, वाइफ नेसेसरी डोनर्स नहीं है, डोनर्स भी हो सकते हैं दूसरे अदर. लेस एडॉप्शन, हाँ ये ड्रॉबैक हो सकता है कि नॉर्मल ऑर्फन्स की जो एडॉप्शन रेट है वो कम हो जाएगी. नॉट अवेलेबल इन इंडिया, नहीं अवेलेबल है बट बहुत कम सेंटर्स है. वैसे तो आंसर वैसे ही मिल जाएगा, ये भले ही तुम्हें ये वाली चीज ना पता हो बट फिर भी तुम्हें आंसर मिल गया. पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव. यस, अर्ली एम्ब्रियो के सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं ना बेटा, वो चांसेस कम होते हैं. ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो के सर्वाइवल चांसेस थोड़े से कम होते हैं. ये पोटेंशियल एक ड्रॉबैक है, बट यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर. आपको मेरी बात समझ में आ गई? जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना बेटा, इसीलिए तो आप देखोगे जब भी IVF होता है ना बेटा, मल्टीपल टाइम्स IVF कराया जाता है. मैं आपको इसके साथ में एक और बात बताती हूँ. आप देखोगे यूजुअली IVF कपल्स में ना ट्विंस के भी केसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं. ट्विंस के केसेस इसीलिए ज्यादा दिखते हैं क्योंकि अर्ली एम्ब्रियो की क्योंकि सर्वाइवेबिलिटी रेट्स कम होती है, तो मल्टीपल एम्ब्रियोस ट्रांसफर किए जाते हैं कि अगर ये वाला इम्प्लांट नहीं हुआ तो ये वाला इम्प्लांट हो जाएगा. तो ट्विंस के केसेस आपको ज्यादा दिखते हैं बिकॉज सर्वाइवेबिलिटी उनकी थोड़ी कम है, चांसेस थोड़े कम होते हैं. तो चांस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा एम्ब्रियोज को ट्रांसफर किया जाता है. तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. करते हैं
पोल का आंसर ऑप्शन नंबर 1, शो रिजल्ट। देखो नीट में आया हुआ सवाल, उसके बाद भी आपने बेटा इसे सॉल्व नहीं किया, इसी वजह से ये आंसर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेटा जो भी है भाई लीडर बोर्ड क्या ही पढ़े। करते हैं बेटा 2024 का क्वेश्चन है। अरे दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2024, दिस इज क्वेश्चन ऑफ 2024, वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। आप बस अब क्वेश्चन का पैटर्न देखना, कम कम सेकंड्स दे रही हूं, ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइम देती हूं क्योंकि बहुत इजी है। जस्ट सी रीड द क्वेश्चन वेरी इजीली, इजीली नहीं वेरी नाइसली, इजीली क्या बोल रही हूं, ठीक है। स्नेहा बेटा तो ड्रॉबैक ही तो हुआ ना, उसका नेगेटिव पॉइंट ही तो हुआ ना कि मल्टीपल टाइम्स करना पड़ रहा है। इसको ध्यान से पढ़ना। अब हर ट्विंस को ये देख के नहीं, अब देखो नलायकी कितनी होती है देश में। अब तुम ही लोग जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा अरे ये ट्विन है, ये आईवीएफ वाला है, और इसको एज अ नेगेटिव देखने लगते हैं। आईवीएफ वाला तो क्या हुआ भाई, नकली बच्चा थोड़ी है, असिस्टेड बच्चा है, वही तो बताया मैंने। वेरी इजी क्वेश्चन, पोल खत्म हो गया। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज बेटा LNG-20, ए का हो गया 4। वैसे एक ही ऑप्शन में तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल गया ना। ओ सॉरी सॉरी, ओ माय गॉड, LNG-20 ने लिपेज लूप, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मल्टी लोड, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज लेविनॉर्गेस्ट्रॉल 20, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, ऑप्शन 2। इम्प्लांट हो गया प्रोजेस्टोन्स, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। वही मैं सोच रही हूँ भाई तुम तो गलत नहीं कर रहे हो, ज्यादातर केसेस में तुम ही गलत कर रहे होते हो ना, मेरी मार्किंग कभी कभार गलत हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बेटा 90% अबव वैसे मुझे लग रहा है कि सही होने चाहिए। सी किया है बहुत सारे बच्चों ने, सी का 2 किया है, मुझे मालूम था वैसे सी का 2 कर सकते हो तुम, क्योंकि तुमने यहाँ पे प्रोजेस्टोजेंस जो पढ़ा, ये तुम्हें लगा ये प्रोजेस्टा सर्ट है, क्योंकि ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है ना। दिस इज नॉट प्रोजेस्टा सर्ट, दिस इज नॉट प्रोजेस्टा सर्ट, दिस इज नॉट प्रोजेस्टा सर्ट। मैंने डरा दिया था तुम्हें, मैम डरा देती हूँ। अरे मैंने गलती से रीड कर दिया यार, मेरे से भी हो सकता है गलती से रीड हो जाए। तो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज LNG-20, दैट इज नॉट प्रोजेस्टा सर्ट, ठीक है ना, दैट इज नॉट प्रोजेस्टा सर्ट। इसी कारण से ये बच्चों ने 20% बच्चों ने वो गलत मार्क किया है, और अभी तक 67% ही हाईएस्ट दिख रहा है। सिर्फ तुम PYQs देखो कि PYQs में बच्चे कितनी गलतियां करते हैं। आई थिंक बेटा ये भी 2024 का क्वेश्चन है, मैं एक बार ही देख लेती हूँ। और पोल क्रिएट करते हैं 30 सेकेंड्स का। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। करिए, कितना इजी है, कितना इजी है बेटा। एनसीईआरटी में ट्रांसफर ऑफ ओवा ओवम लिखा है ना, इसीलिए लिखा है, ठीक है। टेक्निकल डिटेल तो तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि क्या ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग, ईयर 2024 का ही है, 2024 का एक और सवाल है। 2024 में बहुत सारे सवाल आए थे, 4 सवाल आए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड, होपफुली 95% तो तुम कर ही दो। ये नेचुरल मेथड है ना, तो ये आंसर नहीं है। ये नॉट नेचुरल मेथड है, ये भी नेचुरल मेथड है, ये भी नेचुरल मेथड है। वॉल्व, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम्स, दीज आर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 अभी भी बेटा प्रॉब्लम तो है। ये हमारा लीडर बोर्ड है, ये सारे बेटा लीडर बोर्ड वाले बच्चे देख लो, ठीक है। बट गंदी परफॉर्मेंस है क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 95% अबव आना चाहिए था, ठीक है। करते क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे 2024 के, बहुत ही इजी क्वेश्चन 2025 का भी था, ठीक है। सुरजीत बेटा चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में तुम्हें कराया हुआ है वैसे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, तो होपफुली अब तो तुम बेटा सेम चीज पे गलती ना करो। 45 सेकंड का टाइमर ऑन कर दिया। ये भी 2024 का सवाल है। मैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 शायद। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 नहीं, सही लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है, क्वेश्चन नंबर 4 ही है। हाँ अतूफा, और क्या, बिल्कुल सही।
तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें कराया था, दिस इज फॉल्स। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी है सेक्स डिटर्मिनेशन। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड को चेक करने के लिए स्टैट्यूटरी बैन लगाया गया है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं तुम्हारी क्या स्थिति है। भाई भाई एसी बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया यार, एसी नॉर्मल कर दो प्लीज, बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा। हाँ, स्टॉप पोल, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये क्या क्या है, ये क्या है? दिस इज योर प्रिपरेशन, ये आपकी प्रिपरेशन है बेटा। एक बारी पहले आप 2-3 क्लासेस पहले वाली क्लास देखना, लास्ट टू लास्ट क्लास देखना, क्या सेम बेटा कैसी चीज कर रहे हो यार तुम? सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, सेम क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक दिस इज ईयर 2023। सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कराया हो और फिर बच्चा गलत करे तो क्या मतलब क्या है? तुम इतनी तपस्या सीरीज कर लो, जितनी कैटलिस्ट कर लो, जितने टेस्ट दे लो, अगर सेम चीज नहीं करोगे तो क्या फायदा है बेटा? पोल मत दो, पोल दो तो पोल मत दो, मत दो तो पोल दो। चलो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, डू यू सी कि ये एनिमल, इसको हटा दो, ये मैच द, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हटा दो भाई, ये मैंने क्योंकि खुद टाइप किया है ना क्वेश्चन, इसको हटा दो। एनिमल किंगडम की स्लाइड से कॉपी पेस्ट किया था। अरे यार ये भी, सिर्फ मैच द फॉलोइंग करो तुम, मैच द फॉलोइंग, सिर्फ मैच द फॉलोइंग करो तुम, ठीक है, विद द करेक्ट फीचर, मैच द फॉलोइंग। ये वाला क्वेश्चन था नहीं तो इस क्वेश्चन को मैंने टाइप किया था एक्चुअली। अब देखो वैसेक्टोमी दिया हुआ है, वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ए का हो गया 3। क्वाइटस इंटरप्टस, विड्रॉल मेथड, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बी का हो गया 4, बी का हो गया 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बैरियर मेथड, सी का हो गया 2, एंड सहेली इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डी का हो गया 1, ऑप्शन 4। अब इसमें अगर तुम्हारे बेटा 90% अबव ना है तो फिर क्या तुमने पढ़ाई की है ये बताओ, तो कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है इसमें। चलो फाइनली, थैंक गॉड, पर ये भी कम है, मतलब इस क्वेश्चन में कोई रिवीजन की बेटा जरूरत नहीं है वैसे। चलो ये आपका लीडर बोर्ड है, करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखते ही मार्क होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली, ये कौन सा ईयर होगा अभी लिखती हूँ, कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इज कंप्लीटली क्योरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड प्रॉपरली। 100% आना चाहिए भाई, जो कि नहीं आएगा। HIV, हेपेटाइटिस बी, हर्पीस तो नहीं है, गोनोरिया कॉज्ड बाय निसेरिया गोनोरी है ना, बैक्टीरियल, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये तो पोल स्टॉप, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। शो रिजल्ट, ये देखो देखो तुम अपनी क्लास में एक बार खुद ही देखो क्या बोला जा सकता है। एनीवे दिस इज ईयर, ईयर एक बार लिख देती हूं बेटा, दिस इज अगेन ईयर 2023, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस विल बी ईयर 2022। करते हैं पोल, आज समय है ना इसीलिए पोल करा रही हूं। पोल नहीं आ रहा तो बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर दो, कोई बात नहीं, इसके बाद से पोल नहीं कराएंगे, इसके बाद से पोल नहीं कराऊंगी, ठीक है। अरे पोल मिस हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पोल नहीं कराऊंगी, नहीं कराऊंगी, इसलिए मैं पोल नहीं कराती हूँ। चलो पोल जल्दी बंद कर दिया, पोल इज नॉट वर्किंग, चलो कोई बात नहीं, दिस इज लास्ट पोल, करो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डायफ्राम्स क्या करेंगे बेटा, दे ब्लॉक, दे कवर द सर्विक्स बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म। ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं बेटा, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, बी का हो गया 1।
बी का 1, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डी का हो गया 3, डी का 3, डी का 3, अरे भाई डी का 3, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों का करेक्ट है। एंड सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, सी का हो गया 2। कितने बच्चों का करेक्ट आंसर है भाई? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 90% तुम्हारे आ नहीं पा रहे हैं भाई, हैं? चलो अब बेटा नॉर्मल कमेंट सेक्शन में आंसर देना 2022 के बाद। एंड जस्ट सी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 2022 का ही होगा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो यार। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। कमेंट जस्ट सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। चलो करा देती हूँ, तुम तो हर बात में रोते हो यार। कराऊं तो रो रहे हो, नहीं करा रही हूं तो रो रहे हो। पोल कंटिन्यू। लिपेज लूप इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज, मेरे कहने का मतलब था जब मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। लिपेज लूप इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉट कॉपर रिलीजिंग, नॉट सर्वाइकल, नॉट नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यही कहने का तात्पर्य था। अब पोल बेटा तुम्हारे पास अभी आया होगा, थोड़ी देर के बाद बंद करती हूं। मैं तुम्हारी बात सुनने लग गई ना बेटा तो तुम मुझे जीने ही नहीं दोगे, सही बता रही हूं। 92%। अब खुश हो गए। चलो क्या बकवास करते हो तुम बियर गिल्स। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करो, अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। देखो कैसे रिपीटेडली क्वेश्चन आता है। कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग हार्मोनल LNG-20। तुम्हें LNG-20 कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से लगातार 2-3 बार क्वेश्चन मिल गया पिछले 2-3 सालों में। That is why PYQs are important to do. Option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. 89%, मतलब अटक जा रहे हैं बच्चे, बट कोई बात नहीं, ये तुम्हारा लीडर बोर्ड है, करते हैं इसको माइनस। अब इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टाइम देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ाई करो, ज्ञान मत दो यहाँ पे बेटा, जो बच्चे यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कुछ कुछ। 60 सेकेंड, स्टार्ट पोल। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अरे क्वेश्चन नंबरिंग में कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो, खुश रहो। ट्वेंटी 2021 के क्वेश्चन है। 2021 मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि ध्यान से पढ़ा नहीं है ना, और इसलिए वो क्वेश्चन दिया भी है। इसमें गलती आप लोगों की होगी, बहुत सारे बच्चों की। अभी परसेंटेज घटेगा, घटेगा। 50% से कम तो नहीं करोगे गलत, मतलब 50% से कम हो जाएगा रेशियो सही का। वेनिरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, बहुत सारे बच्चों ने बोला स्टेराइल नीडल से हो सकता है। क्या स्टेराइल नीडल से होता है? स्टेराइल नीडल से होता है या इन्फेक्टेड नीडल से होता है? इन्फेक्टेड नीडल से फैलता है। स्टेराइल से कौन सी चीजें फैलने लग गई भाई? ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, यस। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, यस। किसिंग नहीं, BNC तो है ही, BNC तो है ही। तो हो गया ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। स्टेराइल नीडल से कब से फैलने लग गया? ओ अब देखा हमने, है ना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। शो रिजल्ट, देखा मैंने बोला ना 50% किया, 40% से कम आया। ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर दिया 58%। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बस आप पढ़ते नहीं हो ध्यान से, वो अलग बात है बेटा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। अगेन अब तुम कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आंसर दो। तुम एक बारी बेटा क्वेश्चंस के टाइप देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव से ही क्वेश्चन आया हुआ है।
कॉन्ट्रासेप्टिव से ही क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई। वॉल्ट्स क्या होते हैं? वॉल्ट्स एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, क्योंकि वॉल्ट, सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम्स सर्विक्स को कवर करते हैं, तो ए का तो 1 है और भाई एक ही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दिख रहा है रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, बट रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस नहीं है, मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को रिमूव करते हैं फिर उसको टाई अप कर देते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब को कट रिमूव करते हैं और फिर टाई अप कर देते हैं, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। कोई परेशानी तो नहीं? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा, इसके बाद दिस इज नीट क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसके लिए एक बारी मैं पोल कराती हूँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बारी पोल कराती हूँ, इस क्वेश्चन के लिए 12 वाले क्वेश्चन के लिए पोल कराऊंगी। पता नहीं तुम्हारे पास पोल सही टाइम पे बस आए, क्योंकि थोड़ा सा लैग चल रहा है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव? फीमेल्स के लिए बेटा कर रहे हो, एक बारी ध्यान से पढ़ना। फीमेल्स को असिस्ट करना है, जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक करोगे? जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं, फीमेल्स को हेल्प करने के लिए क्या करोगे? और एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो, और एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, एम्ब्रियो तो कर रहे हो, बट यहां ऑप्शन में ये है उन फीमेल्स को हेल्प करना है हु कैन नॉट कंसीव, तो प्रॉब्लम लाइज विद इन द फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। ICSI इज यूजुअली डन व्हेन द प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द स्पर्म्स मोटिलिटी या लो स्पर्म काउंट। समझ में आ रही है बात? तो एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करना है तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तो जिफ्ट, ठीक है ना? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़े से कम परसेंटेज आएगी, बट लेट्स सी, यू कैन सरप्राइज मी समटाइम्स। 54%। तो तुमने गिफ्ट क्यों किया? क्योंकि तुमने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, एम्ब्रियो। गिफ्ट में एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते हैं। एनीवे, इसको बेटा डायरेक्ट कमेंट्स में करो। रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, all sexually transmitted diseases, all sexually transmitted diseases. Option 2 is the correct answer. Direct question, option 2 is the correct answer. Easy. चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन बेटा। आप देखो, दिस इज अगेन ईयर आई थिंक 2020 ही 2019। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, select the hormone releasing intrauterine device, hormone releasing intrauterine device. Option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Question number 15, which of the following sexually transmitted disease not completely curable? Herpes. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 years के question हमने कर लिए हैं। This is option 3 and that's it for today. ये आप लोग के लिए कुछ है बेटा, ये आप लोग एक बारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? एंड थैंक यू। अब जब आपको अच्छा लीडर बोर्ड देखना है तुम लोगों को, देख लो भैया। कहां से देखते हैं? ये रहा। क्या पढ़े इनका नाम, क्या करे इनका? रोनाल्डो मौशी, चोखा बाटी, इशिका। और पता है कई बार ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है जो पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है? लीडर बोर्ड देख लो भाई, ठीक है? दिस इज द लीडर बोर्ड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब फन करना और मजाक उड़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें इसमें की जा सकती है, बट एनीवे, धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग बेटा अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और सिली मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज सिली मिस्टेक्स आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो हम लोग क्या बोलते हैं, पोल करा के PYQ से समझ पाते हैं, तो PYQ से यही समझ में आ रहा है कि आप लोग सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। दिस वीक यू विल गेट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तपस्या सीरीज
एंड दिस वीक ओनली संडे को मोस्ट लाइकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की भी आपको एक्स्ट्रा और जो हम तपस्या सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोनों आपको इसी वीक मिल जाएंगे. एंड नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट विद बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. ठीक है ना. इसी वीक आपको दोनों की तपस्या सीरीज मिलेगी. बट देन वही क्वेश्चंस बेटा आप तभी अटेम्प्ट करना, पहले अनसॉल्व्ड करना फिर सॉल्व करना. मतलब या फिर जब भी रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा तो आप पॉज करके पहले आंसर देना फिर आंसर को चेक करना, ताकि आप अपनी एनालिसिस कर पाएं कि आपने कितने बेटा खुद से अटेम्प्ट करके सही करे हैं. ठीक है ना. तो एनीवे कीप रिवाइजिंग, अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहो. अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे विद अ ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. आई होप कि लेक्चर्स आपके सही चल रहे हैं. आई डोंट नो कि ज्यादातर बच्चे इतनी सिली मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस में जो बहुत ईजी हैं. कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जहां हाँ अगर आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आप गलत करोगे, बट जिस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस में आंसर दिया उस हिसाब से आप बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो. तो अपनी एनालिसिस करो और देखो कि कहाँ आप लोग गलतियां कर रहे हो. ठीक है ना. थैंक यू सो मच. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग को लेक्चर कैसा लगा. अरे मैंने अभी बेटा 2 दिन पहले ये स्क्रीन गार्ड लगाया था और ये टूट चुका है. तो ये क्यों टूटता है. आज ढेर सारा गाना नहीं, आज एक ही गाना. बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच. क्या गाना यार. गाना भाई गाना इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, क्योंकि गाना याद ही नहीं है कि क्या गाना सुनाया जाए आप लोगों को. भाई मैं तो गाना ही मतलब खत्म हो रहा है मेरा. आमी जे तोमार छिन 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 नहीं, पल पल वाला मेरे को नहीं आता है. गूंजी सी है, गहरा हुआ जिस दिन मैं बहुत अच्छा सीख लूंगी उस दिन सुनाऊंगी. वो मैंने सुना हुआ है बिकॉज करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट सॉन्ग. आई रियली रियली लव दैट सॉन्ग अ लॉट. तो वो जिस दिन मैं बहुत अच्छा सीख के तुम्हें थोड़ा अच्छा सुना पाऊंगी उसी दिन सुनाऊंगी. एनीवे मैं एक गाना तुम लोग को सुनाने वाली थी. क्या रुको यार, रुको 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 रुको. ये गाना सुनो. दिल को तुमसे प्यार हुआ, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ. कलंक वाला गाना मैं सुना सकती हूँ, बहुत टाइम से मैंने तुम्हें सुनाया नहीं है. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी मैं तेरी तू मेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा ना ना ना. पता नहीं है मुझे उसके आगे क्या है. और क्योंकि तुम लोगों को मोटिवेशनल थोड़ा सुनना, पता नहीं मोटिवेशनल गाने से बहुत मोटिवेशन आती है क्या वैसे, और वैसे क्यों नहीं मोटिवेशन आती है. मोटिवेशनल गाने बड़े लिमिटेड है यार, है ना. डोंट गो मैम बट आई हैव टू गो. बट मोटिवेशनल गाने में कौन से गाने हैं यार. क्या मोटिवेशनल गाने वही है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, लक्ष्य को हर हाल में पाना है ना.
लक्ष्य को हर हाल में क्या है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बनकर पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर चढ़ जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कुछ पाने की हो आस आस कोई, भाई बहुत ज्यादा हो रहा है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में सुनाएंगे आशाएं, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए। I always enjoy coming to your classes, taking your classes, teaching you something not only padhai related, this is so very important for your preparation which I am trying, and you all are of course also trying your best, and I hope ki eventually will make through it. But साथ के साथ guys, be a good human being, be a kind human being, be a responsible citizen, be a nice and good citizen. Okay, love you all, thank you so much। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।